सभी को नमस्कार और लिव योर बेस्ट लाइफ अनस्क्रिप्टेड में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट अजय खन्ना हूं। आज का एपिसोड उस विषय के बारे में है जिसकी हम कभी बात नहीं करते, और वो है मानसिक मजबूती। वो आंतरिक शक्ति जो हमें तब वापसी करने में मदद करती है जब जीवन हमारे सामने कठिन परिस्थितियां फेंकता है। और इसे एक्सप्लोर करने के लिए इससे बेहतर कौन होगा जो वास्तव में इसे जीता है। पलक कोहली। पलक न केवल एक अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियन है, बल्कि वो इस बात का जीता जागता सबूत है कि आपकी मानसिकता आपकी सुपर पावर बन सकती है। व्यक्तिगत चुनौतियों से उबरने से लेकर पैरालंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की एथलीटों में से एक बनने तक उनका सफर असाधारण है। पलक, शो में आपका स्वागत है। आपको यहाँ हमारे साथ पाकर बहुत अच्छा लग रहा है और मैं शायद कुछ सालों बाद नवाबों के शहर लखनऊ आ रहा हूँ। क्या आपको ये शहर खास तौर पे पसंद है? जी, सबसे पहले मुझे आज यहाँ बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे ये जगह पसंद है और ये बहुत अच्छा शहर है। हमें यहाँ हर तरह का खाना मिलता है और अगर आपको चिकन और कबाब पसंद है तो यहाँ का सब कुछ बहुत मशहूर है और मुझे लगता है कि ये बहुत खूबसूरत शहर है। हाँ, मुझे पता है कि ये काफी ऐतिहासिक शहर है। ये बहुत पुरानी संस्कृति है। तो पलक, आप एक आइकॉन रही हैं। युवाओं के साथ आपकी चर्चा होती रहती है। वो वास्तव में आपको अपना आदर्श मानते हैं। तो मुझे बताइए कि इन सभी जीतों और सफलता से पहले आपको पहली बार कब एहसास हुआ कि आपके अंदर वो चिंगारी है, वो आंतरिक विश्वास है कि आप आगे बढ़ सकती हैं और कुछ बेहतरीन कर सकती हैं? मुझे लगता है मैंने व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं सोचा था कि मैं खेलों को पेशेवर तरीके से अपनाऊंगी या इसमें अपना करियर बनाऊंगी और देश का उच्चतम स्तर पर प्रतिनिधित्व करूंगी और आज युवा पीढ़ी को प्रेरित करूंगी। तो मुझे लगता है कि ये 2017 की बात है। एक दिन जब मैं मॉल से बाहर आ रही थी और रास्ते में मुझे एक अजनबी मिला और उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे हाथ में क्या हुआ है। मैंने बताया कि ये जन्म से है, क्योंकि ऐसे सवालों की आदी थी मैं। और उस दिन मुझे याद है पहली बार किसी ने मुझसे कहा कि आप खेलों में कमाल कर सकती हैं और ऐसे ऐसे पैरा स्पोर्ट्स होते हैं और पैरा बैडमिंटन है और आप यंग हैं और अगर आप इससे शुरुआत करती हैं तो आप इसमें बहुत अच्छा कर सकती है। मैंने एक सरकास्टिक स्माइल दी, क्योंकि पास्ट में जीवन में कई स्थितियों से गुजरी थी जहां मुझे बताया गया था कि खेल मेरे बस की बात नहीं है या मुझे उस तरफ नहीं देखना चाहिए और मुझे अलग बैठने और दूसरों को खेलते हुए देखने या रेफरी बनकर उन्हें जज करने के लिए कहा गया था और मुझे इसका हिस्सा बनने से रोका गया था। तो उस घटना के बाद जब मेरी माँ को उस व्यक्ति का कांटेक्ट मिला तो हमें नहीं पता था कि वो भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम के मुख्य कोच हैं। बाद में हमें पता चला कि वो गौरव खन्ना सर हैं और वो भारत में पैरा स्पोर्ट्स के लिए द्रोणाचार्य और पद्मश्री अवॉर्डी हैं। तो मुझे लगता है कि वो मेरे जीवन में दिशा बदलने वाला मोड़ था, जहाँ मुझे इसके एक अलग पहलू के बारे में पता चला। और पहली नज़र में उस खेल को पेशेवर तरीके से लेने के पक्ष में नहीं थी मैं, क्योंकि मेरे पिछले अनुभव अच्छे नहीं थे। इसलिए मेरे दिमाग में हमेशा ये दूसरा विचार आता था कि ये क्या है? क्या मैं खुद को उसी स्थिति में ढालने जा रही हूँ? मैं फिर से खुद को एक अलग खेल में ढालने जा रही हूँ और लोगों की बातें सुनूंगी कि ये मुश्किल है या ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन उसके बाद मैंने बस सोचा कि चलो इसे आजमाते हैं। और एक बच्चे के रूप में हम सोचते हैं कि वही स्कूल में आके टीचर्स को वो ट्रॉफियाँ दिखाएंगे और उन्हें दिखाएंगे कि मैं ये कर सकती हूँ। तो बस ऐसे ही 7-8 महीने बाद जब मैंने अपने माता पिता से कहा कि मैं इस खेल के साथ शुरुआत करना चाहती हूँ और उन्होंने इसे गंभीरता से लिया और फिर हम सर से जुड़े और हमें उनके यहाँ लखनऊ में एकेडमी के बारे में पता चला। फिर मेरे पिताजी ने अगले ही सप्ताह यहाँ शिफ्ट होने का प्लान बनाया और मैंने 2018 में रैकेट पकड़ने के साथ अपनी यात्रा शुरू की। और ये अभी भी रास्ते में कई चुनौतियों और कई जीतों के साथ जारी है। मुझे लगता है कि वो एक स्पार्क वाला पल था
और मैं उस किस्मत या वैसी चीज़ों में विश्वास नहीं करती, लेकिन मुझे लगता है कि ये नियति थी जो चाहती थी कि मैं पैरा बैडमिंटन बिरादरी का हिस्सा बनूं, और मुझे लगता है कि ये भगवान की योजना थी। और एक मॉल के बाहर एक अचानक मुलाकात ने सचमुच आज मेरी ज़िंदगी बदल दी। जी हाँ। क्या बैडमिंटन आपकी पहली पसंद थी, या जैसे कि आपने कहा 2017 में जब आप गौरव खन्ना सर से मिली, ठीक है, और क्या आप पहले बैडमिंटन खेल रही थी, या उसी खास पल में आपको एहसास हुआ कि बैडमिंटन आपका उज्जवल भविष्य बनने वाला है? दरअसल मैंने पहले कभी पेशेवर रूप से बैडमिंटन नहीं खेला था। मैं खेलों की शौकीन थी। मेरे भाई टेबल टेनिस खेलते थे और इसलिए मुझे खेलने का शौक था, चाहे वो क्रिकेट हो, खेल के मैदान में जाना हो, और एक बच्चे के रूप में हम खेल खेलने का आनंद लेते हैं। लेकिन जब भी मैंने खेल खेलने की कोशिश की, हर जगह मुझे समाज के लोगों का बहुत ही नकारात्मक रवैया मिला। कुछ लोगों ने मुझे खेलने से रोका, जैसे लड़की है, लग जाएगी, बेहतर है बैठकर देखो। फिर बहुत से लोग अलग-अलग विचारों के साथ आए कि एक हाथ पहले से ही नहीं है, एक में भी लग गया तो तुम कुछ नहीं कर पाओगी, तो उन्हें खेलते हुए देखना ही बेहतर है। तो उन घटनाओं और समाज से मिले झटकों और मेरे प्रति उनके रवैये के कारण मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी खेल को पेशे के रूप में चुन पाऊँगी। तो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए एक बड़ा बदलाव था, और जब मैं यहाँ लखनऊ आई और मैंने पहली बार अलग-अलग सुपर एबिलिटीज़ वाले इतने सारे एथलीट्स को खेलते हुए देखा, कुछ व्हीलचेयर पर, कुछ पोलियो के साथ, कुछ मेरे जैसे ही एम्प्यूटीज़, मैंने सोचा कि अगर ये एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे हैं और मज़े करते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ खेल सकते हैं, और उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि मुझे उस खेल को आजमाना चाहिए, और जब मैंने इसमें प्रवेश किया तो मुझे खेल से प्यार हो गया। और मुझे लगता है कि ये वो जुनून है जिसने मुझे बहुत कम उम्र में परिवार से दूर रहने और अकेले रहने और उन सभी कठिन दौर से गुजरने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत बदलाव आए थे। एक एथलीट के रूप में अनुशासन, सब कुछ आप जानते हैं कि एक अलग जीवन शैली सही है। सही बताया। तो हाँ, ये एक गेम जी चेंजर है। जी। नई पलक, आप जो कह रही हैं वो सुनकर अच्छा लगा, और क्योंकि हम देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों में मिलते रहे हैं, और आपसे ये सुनना कि आपको उन शारीरिक बाधाओं का सामना करना पड़ा जो वहां हो रही थी, ठीक है, हम्म। और समाज की अपेक्षाओं का भी साथ में, वो कौन सा खास पल था जिसने आपको मजबूत बनाया, और जिससे आपको ये विश्वास हुआ कि मैं इसमें बेहतरीन कर सकती हूँ, मैं आगे बढ़ सकती हूँ और कुछ अच्छा कर सकती हूँ? वो खास पल कौन सा था? मुझे लगता है हाँ, आज मुझे अतीत में वापस जाने और याद करने में बहुत खुशी होती है, क्योंकि ये स्थितियों की एक श्रृंखला रही है जब ये कठिन रहा है, क्योंकि मैं अपने हाथ में एक सुपर पावर के साथ पैदा हुई थी, और फिर मुझे लगता है कि जो शब्द समाज आप पर डालता है, जैसे बेचारी और ऐसे ही कुछ चीज़ें, उन चीज़ों से बाहर निकलकर मैंने खुद को मजबूत पाया। और जब मैंने बैडमिंटन खेलना शुरू किया तो 2018 में वाराणसी में हमारे नेशनल्स थे, और मैं उन नेशनल्स को खेलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी कि मैं अपने नेशनल्स खेलूंगी, फिर मैं अपने स्कूल वापस जाऊंगी और मैं अपने टीचर्स को दिखाऊंगी कि मैंने नेशनल्स खेला है और मैंने ये और ये जीता है। लेकिन उस समय गौरव सर ने मुझे वो नेशनल्स नहीं खेलने दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अभी इसके लिए तैयार नहीं हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम एक सरप्राइज बनो, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कब बाहर आओगी और तुम्हारे लिए सही समय कौन सी तो है। उन्होंने वास्तव में आपको उसके लिए मना कर दिया था, ठीक जी। है? और मैं ऐसी थी कि अरे वो मुझे ये टूर्नामेंट क्यों नहीं खेलने दे रहे हैं, मैं हम्म। इसके बारे में बहुत एक्साइटेड थी। और फिर मैंने अपने माता पिता को बताया, और वो ऐसे थे कि सर जो कह रहे हैं हम उसका पालन करेंगे। और 2019 में सर ने मुझसे कहा कि अब तुम्हारे लिए नेशनल्स खेलने का सही समय है, और मैंने 2019 में उत्तराखंड में अपना पहला नेशनल्स खेला, और मैं जूनियर सिंगल्स, सीनियर विमेन सिंगल्स, सीनियर विमेन डबल्स के लिए नेशनल्स चैंपियन बनी, और मैं मिक्स डबल्स में रनर अप रही। वाह। तो मुझे लगता है कि पहली जीत आपके लिए बहुत खास होती है,
और उस समय मुझे उनके शब्दों का एहसास हुआ। वो चाहते थे कि मैं ट्रेनिंग के एक निश्चित दौर से गुजरूं और एक लक्ष्य के लिए तैयारी करूं, और मैंने अंततः उसे हासिल कर लिया। मैं बहुत खुश थी, और वो पल मुझे लगता है कि वो चिंगारी थी जिससे मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ, और हाँ, निश्चित रूप से मैं महान चीजें कर सकती हूँ। और मैं स्कूल वापस जाने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि मेरा बैडमिंटन लेने के बारे में सोचने से पहले मुझे वहाँ बहुत जटिल स्थिति का सामना करना पड़ा था। हमारे स्कूल में एक खेल शुरू किया गया था जो हैंडबॉल था, और हम बस एक कतार में खड़े होकर सुन रहे थे कि क्या रूल्स हैं, और इंटर हाउस होगा, इंटर स्कूल होगा, क्योंकि आईसीएसई स्कूलों में खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए बहुत सीमित अवसर होते हैं। हाँ। तो मैं बस सुन रही थी। इस बीच मेरी टीचर ने मुझे एक तरफ बुलाया और मुझसे कहा कि पलक, तुम्हारे लिए पढ़ाई में ध्यान लगाना बेहतर है। हैंडीकैप कोटे होते हैं जिससे आपको एक अच्छा जॉब मिल सकता है, और एक लड़की होने के नाते आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकती हैं। वो पल एडोलेसेंट का था जिसमें आप चीज़ों को बहुत दिल पे ले लेते हैं, और मुझे बहुत बुरा लगा। वो पल था जब मैंने सोचा कि मैं पैरा बैडमिंटन आजमाऊंगी, और मैंने और मेरे माता पिता ने सर से बात की, और इसी तरह से मैंने इस गेम में एंटर किया। और नेशनल चैंपियन बनने के बाद मुझे वो चिंगारी मिली, और वो कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है वाली बात, और ये तो बस शुरुआत है। और हाँ, मैं निश्चित रूप से बहुत से लोगों को साबित कर सकती हूँ, ये नहीं कि वे गलत हैं, लेकिन मैं साबित कर सकती हूँ कि मेरी कोई सीमाएं नहीं हैं जो लोग सोचते हैं। हाँ, नहीं पलक, ये वास्तव में बहुत प्रेरणादायक है। और मैं आपकी कहानी जितना अधिक सुनता हूँ, आपका 2018 तब था जब आप खेलना चाहती थी, उस चैंपियनशिप के लिए जाना चाहती थी, और आपके सर, आपके कोच ने कहा कि एक और साल रुको। या जब आप स्कूल गई तो उस टीचर ने पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने और हैंडीकैप कोटे के बारे में बात की। मुझे बताइए, जब ये सारी बातचीत हो रही थी तो आपकी मानसिक स्थिति क्या थी, और आप मजबूत रहने और ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कैसे कर रही थी? क्या कोई मंत्र था, या मैं कहूंगा कि रेजिलियंस के लिए कोई मानसिक टूल किट थी, ताकि आप मजबूत और केंद्रित रहे और फोकस्ड रहे कि नहीं, मुझे यही करना है? मुझे लगता है पहले ये मेरे लिए बहुत कठिन था, क्योंकि एक बच्चे के रूप में वो निश्चित कार्य पाना जहाँ लोग आपका नाम भी नहीं जानते, लेकिन वे आपको आपकी शारीरिक उपस्थिति से आंकते हैं, ये बहुत ही चैलेंजिंग है। एक बच्चे के रूप में आप परिपक्व नहीं होते कि कैसे चीज़ों को डील करो या लोगों को क्या रिप्लाई दो। लोग आसपास देखते हैं और अपने कान पकड़ते हुए कहते हैं कि अरे हम्म। भगवान, ऐसा किसी के साथ ना करे। कुछ ताने, और आप जानते हैं कि ओह, इतना अच्छा भगवान ने चेहरा दिया है, या ये नहीं होता तो कितना अच्छा होता। ऐसे कुछ टैगलाइंस, और उस अवधि के दौरान बहुत कठिन था। लेकिन जब मैं बैडमिंटन में आई तो मुझे लगता है, और मैं उस खेल का हिस्सा बनकर बहुत आभारी महसूस करती हूँ, और इसने मुझे एक उद्देश्य दिया है, और मैं इसके बारे में बहुत धन्य महसूस करती हूँ। और ट्रेनिंग की उस यात्रा के दौरान बहुत सारे टूर्नामेंट को एक्सप्लोर करना, बहुत सारी चुनौतियाँ और जीवन में उतार-चढ़ाव, क्योंकि मैंने सीखा है कि हमारी थाली में हमें भोजन के सभी स्वाद चाहिए, और अगर हम अचार और मिर्च डालते हैं तो ये अलग स्वाद है, ये अधिक स्वादिष्ट है, और अंत में अगर हम मिठाइयों की ओर देखें तो ये और अलग और अधिक स्वादिष्ट है। तो मुझे हम्म। लगता है कि वे मिर्च कुछ ऐसी ही हैं। वे बाधाएँ जो रास्ते में आती है, और ये एक तरह से मुझे लगता है कि ये जीवन को बहुत सुंदर बनाता है। हम्म। तो ये उन बाधाओं के बारे में अधिक है। मुझे लगता है कि वे सभी चुनौतियाँ जिनसे मैं गुज़री हूँ, वो दौर हमेशा कठिन लगता है, और लास्टली जब हम उन बाधाओं को पार करने में सक्षम हो जाते हैं, तो ये आपको महसूस कराता है कि आप मानसिक रूप से मज़बूत हैं, और आप जानते हैं कि इन सब चीज़ों से कैसे निपटना है। आपने इससे कैसे निपटा? क्या आपके पास बहुत सारी मिर्चियाँ थी? मुझे नहीं, मैं तो ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने कहा मिर्ची थी। फिर मिर्च के बाद आपके पास कुछ मीठा होता है। तो मैं आपसे जो समझने की कोशिश कर रहा हूँ पलक, ये है कि उस समय आपके दिमाग की मानसिक स्थिति क्या थी जब आपके पास ये सभी ताने थे जिसे आप कहते हैं, आपने कैसे मैनेज किया?
उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था? एक बच्चे के रूप में ये बहुत कठिन था। हाँ, क्योंकि आई वाज़ इन अ एज ग्रुप ऑफ एडोलेसेंट, जहाँ वास्तव में हम बहुत से लोगों को देखते हैं, वो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, वो अपने फ़िज़िक के प्रति अधिक सचेत हो जाते हैं, अपने चेहरे के रंग और सब कुछ के प्रति अधिक सचेत हो जाते हैं। तो उन चीज़ों को सँभालना बहुत कठिन हो जाता है और वो टफ़ टाइम था। हम्म। और आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि वो कुछ भी नहीं था, लेकिन उस दौर में ये कठिन था। मुझे लगता है कि जब मैं बैडमिंटन में आई तो इसने मुझे और उद्देश्य दिया। उससे पहले मैं संघर्ष कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि क्या सही है और क्या गलत है। चारों ओर बहुत से लोग आपको ये ना करने के लिए कह रहे थे, आपको करने से रोक रहे थे, आप पर सीमाएँ लगा रहे थे, बस आपको जज करके। और लास्टली उससे बाहर निकलना और एक खेल के लिए सोचना जो आपके दिमाग को खेलने और सब कुछ में बहुत ज़्यादा रखता है और दिनचर्या और जीवन शैली पूरी तरह से बदल जाती है। तो मुझे लगता है कि ये मेरे जीवन में एक बड़ा महत्वपूर्ण मोड़ रहा है। तो बैडमिंटन के माध्यम से आपको वो उद्देश्य मिला, जब आप खेलों में आए तो आपको वो गोल मिला। तो पलक, जब आपको वो गोल मिला, आप जानती हैं जब आप उन चुनौतियों से गुजरती हैं और हर किसी के पास एक हीरो या सपोर्ट सिस्टम होता है, जब आप उस दौर से गुजर रही थी तो वो कौन लोग थे जिन्होंने योगदान दिया या आपको फोकस्ड रखने में फर्क पैदा किया था? आप इसका श्रेय किसे देंगी? मुझे लगता है कि निश्चित रूप से मेरा परिवार, मेरे माता-पिता, मेरी माँ, स्पेशली मेरे दादा-दादी, क्योंकि जब मैंने लखनऊ में कदम रखा तो ऐसा था कि ठीक है जाओ। और जैसे हम बहुत से लोगों से, बहुत सी लड़कियों से सुनते हैं कि उनके माता-पिता या उनके दादा-दादी अपने बच्चों को कम उम्र में बाहर नहीं भेजना चाहते हैं, या हम अभी भी ऐसे देश में रहते हैं जहाँ लोगों को अभी भी लड़कियों को बाहर ना भेजने की छोटी मानसिकता है। और मुझे लगता है कि विकलांग व्यक्तियों के साथ लोग ऐसे ही अगर वहाँ उसे लग जाएगी या वो कैसे मैनेज करेगी और ये सब। लेकिन मेरा परिवार बहुत खुले विचारों वाला रहा है और उन्होंने मुझे हमेशा वो आज़ादी और चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए खुली छूट दी है। लगेगी कोई बात नहीं, वो पीछे है, लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा हर छोटी चीज़ से कोशिश करने दी है। पेंसिल को तेज़ करना सीखने से लेकर जब मैं स्कूल के शुरुआती दिनों में थी, मुझे अपने जूते के फीते खुद बांधना सिखाने तक। मुझे लगता है कि वे सभी छोटे-छोटे अंतराल मुझे याद हैं, जब मेरे सहपाठियों को नहीं पता था कि उनके फीते कैसे बांधने हैं। मैं ना केवल अपने लिए बांधती थी बल्कि मैं उन्हें बांधने में मदद करती थी। वाओ! और आसपास के लोग हैरान थे कि वे नहीं कर पा रहे हैं और मैं कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे वो खुली छूट मिली। और जब भी मैं कुछ कोशिश करती थी, चाहे वो साइकिल चलाना हो या किसी भी जगह पर, मेरे मॉम डैड और मेरे भाई मेरे पीछे होते थे, लेकिन उन्होंने मुझे पूरी आज़ादी और मेरे लिए कोशिश करने के लिए पूरी खुली छूट दी है। अगर मैं अपना संतुलन खो दूंगी तो वे मदद के लिए आएंगे, लेकिन हाँ। ये मुझे ही कोशिश करनी है। तो मुझे लगता है कि वो सभी सुपर हीरो हैं और मुझे लगता है निश्चित रूप से गौरव सर, जिनके कारण मैं खेल में आई, हाँ। और वो व्यक्ति जिसने वास्तव में आज मेरे जीवन को बदल दिया। और सभी हीरो हैं और मुझे लगता है निश्चित रूप से अब हर्बलाइफ परिवार के साथ, हर्बलाइफ के लाखों लोग, सर आप, और मैं सोचती हूँ कि आसपास के हर कोई, वो सभी हमारे हीरो हैं। और मुझे लगता है कि जीवन बस एक फ़िल्म की तरह है, कोई विलेन नहीं है, हाँ। कोई हीरो नहीं है, कोई समस्या नहीं है और कोई समाधान नहीं है। तो आई थिंक ये एक रोलर कोस्टर राइड है और हम बस इसका आनंद ले सकते हैं। और हम हर किसी के लिए, सभी शुभचिंतकों, सभी समर्थकों, उन लोगों के लिए आभारी हो सकते हैं जो हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए वहाँ हैं, और उन लोगों के लिए भी आभारी हैं जो हमारे रास्ते में बाधा डालते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि उन बाधाओं के बिना जीवन उतना खुशहाल या उतना अच्छा नहीं हो सकता, है ना? मुझे मुझे वो टिप्पणी पसंद आई जिसका पलक ने अभी उल्लेख किया। वो उन लोगों की भी आभारी हैं जिन्होंने रास्ते में बाधा डाली ताकि वो और अधिक मजबूत बन सके। और देवी और सज्जनों, पलक, मैंने किसी भी पॉडकास्ट पर पहले ऐसा नहीं किया है, और चूंकि आज आप अपने जीवन में नायकों के बारे में बात कर रही हैं, मैं चाहता हूं कि आप सभी नायकों को
एक संदेश भेजे, चाहे वो आपका परिवार हो या हम्म। आपके कोच, तो आप कैमरा की ओर क्यों नहीं देखती और उन्हें एक संदेश क्यों नहीं देती, एक प्यार भरा संदेश, जो कुछ भी आप कहना चाहें। मैं बस हर उस व्यक्ति का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो मेरे जीवन की पूरी यात्रा से जुड़ा रहा है, चाहे वो मेरे उतार हो या चढ़ाव। और हाँ, निश्चित रूप से गौरव सर को, जो एक मुख्य व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने आज मेरे जीवन को बदल दिया है। अगर मैं उनसे एक मॉल के बाहर नहीं मिली होती तो आज मैं उच्चतम स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही होती, और मैंने 3 श्रेणियों के लिए भी टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट के रूप में अपना नाम नहीं बनाया होता। तो मुझे लगता है कि मैं वास्तव में बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मैं यहाँ आपके साथ पॉडकास्ट भी कर रही हूँ सर। और निश्चित रूप से मेरे परिवार को भी, जो हमेशा ताकत का एक बड़ा स्तंभ रहा है, स्पेशली मेरे दादा दादी, मुझे स्वतंत्रता और सभी सुविधाएं देने के लिए, ताकि मैं जो चाहूँ वो कर सकूं, और मुझ में वो विश्वास जगाने के लिए कि वे मेरा समर्थन करने के लिए वहाँ हैं, और मुझे बस पंख मिल गए हैं और मैं जितना चाहूँ उतना ऊंचा उड़ने की कोशिश कर सकती हूँ। मैं सच में बहुत आभारी हूँ। लगता है इन्हें पंख मिल चुके हैं और ये ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार है। ठीक है, ठीक है। तो पलक, मतलब आप एक एथलीट हैं, ठीक है, और एक एथलीट के रूप में शरीर और दिमाग के बीच हमेशा एक संबंध होता है। तो चलिए उस बारे में थोड़ी बातें करते हैं, ठीक है। और चलिए बात करते हैं कि वो कौन सी नॉन नेगोशिएबल चीजें हैं, चाहे वो आपका भोजन हो या चाहे वो आपका एक्सरसाइज रेजीम हो या कुछ ऐसा जिस पर आप समझौता नहीं कर सकती और आपको कहना होगा कि हाँ, मैं केंद्रित हूं और मुझे ये करना है। सबसे पहले मुझे लगता है एक एथलीट के रूप में अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है, और हर व्यक्ति के लिए, जैसे जब हम अपने लक्ष्य की ओर काम करते हैं, चाहे वो केवल एथलीट ही ना हो बल्कि किसी भी पेशे में, मुझे लगता है कि अनुशासन एक महत्वपूर्ण कारक है। और एक एथलीट के रूप में हमें निश्चित रूप से समय का ध्यान रखना होता है, अपने सेशंस के प्रति पाबंद रहना। जैसे अगर सेशन 6 बजे है तो हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि लाइनअप 6 बजे ही हो। क्यों? आपको समय का पाबंद क्यों होना है? आपको अनुशासित क्यों होना है? मुझे लगता है कि ये एक एक व्यक्ति के रूप में मुख्य विशेषताओं में से एक है। जैसे हम अपने लक्ष्यों के लिए काम कर रहे हैं, और सब अगर हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया है, मैं इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण दूंगी। हमारे सेशंस का एक ग्रुप है, और हर रात एक दिन पहले हमें एक शेड्यूल मिलता है कि हमारा कल किस बारे में है, और सेशन का निश्चित समय क्या है, और हम अपने सेशंस में क्या ड्रिल करेंगे। जैसे कोर्ट पर 6 से 8:30 तक फिर हमारे पास फिजिकल है, या शाम को हमारे पास जिम या फिजिकल है, या हमारे पास मेडिटेशन है। तो चीज़ें बहुत टाइम ओरिएंटेड है, बहुत लक्ष्य उन्मुख काम करती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे हमारे पास दिन में 24 घंटे होते हैं, और अगर मैं सोचूं कि 3 घंटे या 4 घंटे में खुद को एक लक्ष्य दूं कि मैं ये कमरा तैयार करूंगी, तो 4 घंटे में ही बनेगा। फिर अगर मैं सोचूंगी कि इसे 15 मिनट में बना लूंगी तो 15 मिनट में बन बिल्कुल जाएगा। सही कहा। मुझे लगता है कि ये सब दिमाग के बारे में है, और हम इसे कैसे फीड करते हैं। तो लाइकवाइज मुझे लगता है कि समय बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसके साथ सही भोजन, सही पोषण, ये सब भी जरूरी है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक एथलीट के रूप में आपकी दिनचर्या क्या है और आप अपना दिन कैसे बिताती हैं? मेरे वर्किंग डेज पर वीकेंड को छोड़कर, यानी रविवार को छोड़कर, हमें रोज सेशंस के लिए अपडेट मिलता है कि हमारा अगला दिन का सेशन क्या होगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर सुबह 6 बजे हमारा सेशन शुरू होगा, मतलब 6 से 8, साढ़े 8 या 9 बजे तक, तो हमें उसके लिए 4 या साढ़े 4 बजे उठना पड़ता है। सुबह 4, साढ़े 4 बजे? क्योंकि मुझे सेशन से पहले ठंडे पानी से नहाना पसंद है, और खुद को सेशन के लिए तैयार करना, और मुझे सेशन से पहले कोर्ट जाना भी पसंद है, ताकि मैं कुछ सेल्फ मोबिलिटी कर सकूं। और आप जानते हैं कि मैं बस दिन की शुरुआत करने के लिए कोर्ट जाना पसंद करती हूँ, जब आसपास ज़्यादा लोग नहीं होते, वहाँ शांति होती है। अपने लिए एक पल। हाँ, मेरे अपने लिए एक पल। और मैं अपने दिन की शुरुआत ग्रैटिट्यूड के साथ करती हूँ, और हर दिन मैं ऐसा नहीं कर पाती, लेकिन हाँ, कभी-कभी हमारी कॉलोनी में एक बहुत ही सुंदर मंदिर है, तो मैं वहाँ जाना पसंद करती हूँ, और मुझे उसके साथ अपने दिन की शुरुआत करना पसंद है। और हमारा सेशन होता है, सेशन के बाद हम नाश्ता करते हैं, और बीच में हमारे पास एक अच्छा आराम सेशन भी होता है, और फिर हम दोपहर में कोर्ट सेशन में जाते हैं, जिसके बाद जिम होता है, और कभी-कभी शाम को मेडिटेशन, और ये सब होता है।
तो हाँ, खेलना, आराम करना, रिकवर करना, लंच करना, फिर से खेलना, कुछ स्नैक्स लेना, फिर जिम सेशन, स्ट्रेंथ सेशन। तो हाँ। और आपने कहा वीकेंड्स को छोड़कर आप वीकेंड पर क्या करती हैं? फिल्में देखती हैं? नहीं, मुझे फ़िल्मों का ज़्यादा शौक नहीं हाँ। है, लेकिन मुझे अपने खुद के साथ समय बिताना पसंद है। मुझे कुछ ड्राइंग करना और अगले हफ्ते के लिए अपनी प्लानिंग लिखना पसंद है, मेरे पास अपने लिए क्या है। तो हाँ, छोटी-छोटी चीज़ें जो भी मुझे खुश करती हैं, अपना कमरा सेट करना और वो सभी पेंडिंग लॉन्ड्री के काम और ये सब करना। तो हाँ। अब ये सुनना अच्छा था, और दो चीजें जो आपने उसमें उल्लेख किया था वो था अपने लिए एक पल खोजना, और अब आपने ये भी उल्लेख किया कि वीकेंड में भी आप अपने लिए समय निकालने की कोशिश करती हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप लखनऊ के इस खूबसूरत शहर में हैं, ठीक है, जहां अवधी भोजन लोकप्रिय है और कोई भी इस भोजन से ललचा सकता है। आपके लिए ये कितना महत्वपूर्ण है कि आप क्या खाती हैं और पीती हैं? और जब हम खाने पीने की बात करते हैं तो क्या आप श्रोताओं के लिए कुछ टिप्स भी समझाकर दे सकती हैं, और लिसनर्स के लिए कुछ टिप्स भी साझा कर सकती हैं कि आप जीवन की इस तेज और व्यस्त गति के दौरान सुबह से शाम तक जो करती हैं उसमें अपना पोषण या वेलनेस रिजीम कैसे बनाए रखती हैं? मुझे लगता है कि पोषण निश्चित रूप से बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है और हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं, जिस भी क्षेत्र में, जब तक हम स्वस्थ नहीं हैं, तब तक जीवन में कोई खुशी नहीं है। अगर आज मैं अस्वस्थ हूँ या मैं किसी बीमारी से पीड़ित हूँ या ऐसा कुछ, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ या मेरा स्तर क्या है या मैं कितना पैसा कमाती हूँ या मैं कितनी प्रसिद्ध हूँ। जब तक मैं फिट नहीं हूँ, मैं स्वस्थ नहीं हूँ, वो सब चीजें बेकार है। बिल्कुल सही। तो मुझे लगता है वो हेल्थ ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन उस चीज़ को हम कभी-कभी जीवन में बाद में महसूस करते हैं, या जब कोई बीमारी हो जाती है या कोई रोग हो जाता है, तब हमें रियलाइज़ेशन होता है कि वो हेल्दी हैबिट्स कितनी इम्पोर्टेंट होती, क्योंकि उन पे स्टिक रहना इज़ मोर डिफ़िकल्ट। हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट हैं, हम प्लान्स बनाते हैं, बट राइट टाइम पे क्या खाना है हम कभी-कभी फिर भी मिस कर देते हैं। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक एथलीट के रूप में रिकवरी के लिए वी नीड टू फ्यूल आवर बॉडी विथ बेस्ट इंग्रेडिएंट्स, बेस्ट फूड, ताकि ये केवल एक मैच ना हो जो मैं खेलूंगी। ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि मैंने आज बहुत अच्छा खेल लिया तो मैं एक चीट मील ले सकती हूँ या मैं जो चाहूँ खा सकती हूँ। ये इसके बारे में भी है कि कल मुझे खेलना है, मुझे अगले दिन के लिए खुद को तैयार करना है। तो मैं आज जो खाऊंगी वो मुझे बेहतर रिकवर करने में मदद करेगा, और लास्टली इससे मुझे खुशी भी महसूस होगी और अगले दिन मैं और अच्छा कर सकती हूँ या अगले सेशन में मैं खुद को एक अलग शिखर में ले जा सकती हूँ। मेरे भोजन के सेवन और पोषण के लिए निश्चित रूप से, जैसा कि मैं हर्बलाइफ का भी हिस्सा हूँ, तो मैं उससे बहुत खुश हूँ, और सेशंस के दौरान मेरी ऊर्जा के लिए और प्रोटीन बिल्डअप भाग के लिए भी मेरे पास सबसे अच्छा पोषण है। तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता, क्योंकि मैं उस ब्रांड के साथ हूँ जिसे निश्चित रूप से दूसरे विचार की आवश्यकता नहीं है। और मुझे इस समुदाय का हिस्सा बनना भी पसंद है, क्योंकि ये केवल लोगों को बनाना या उन्हें करियर के अवसर देना नहीं है, बल्कि ये एक मुख्य जागरूकता भी पैदा कर रहा है जो स्वास्थ्य के बारे में है, स्वस्थ आदतों, स्वस्थ पोषण और सब कुछ के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि जीवन में यही सब कुछ जी है। बिल्कुल सही। हम जितने मर्जी अमीर हो जाएं, हम जितने मर्जी नेम फेम कमा लें इस दुनिया में, और जहाँ भी हम यात्रा करें, जब तक हम फिट नहीं हैं या हम अच्छे नहीं हैं, हम एंजॉय नहीं कर सकते। और एक बात जो आपने बताई पलक, जो मुझे बहुत पसंद आई, वो है कि जो हम आज खाते हैं वो जरूर फ्यूचर में इफेक्ट हमें करेगा। तो व्यूअर्स, जो बातें हमने की है, तो व्यूअर्स, पलक इसी बारे में बात कर रही थी, और ये कितना महत्वपूर्ण है। मेरा मतलब कि आप आज क्या उपभोग करते हैं या आज आपकी खाने की आदतें कैसी हैं, बस आज के बारे में मत सोचिए, भविष्य के बारे में भी सोचना होगा कि भविष्य में आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो पलक, ये भोजन के बारे में बात थी, ये पोषण के बारे में बात थी, साथ ही जब हम पोषण के बारे में बात करते हैं तो पोषण का एक हिस्सा ये भी है कि मानसिक फोकस नाम की कोई चीज होती है,
और मैंने आपसे ये पहले भी पूछा था, तो वो मानसिक फोकस क्या है जिसे आप अपनी आंतरिक शक्ति को अनलॉक करने के लिए अपने दैनिक जीवन में इंक्लूड कर सकती है? हम स्वस्थ होने की बात करते हैं, अच्छे दिखने की बात करते हैं, अच्छे कपड़े पहनने की बात करते हैं, पर हम कभी भी मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते। और फिर भी मुझे लगता है कि हमारे देश में बहुत से लोग मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी इस मुद्दे से जूझ रहे हैं। और मेंटली फ्रेश फील करना बहुत ही हम्म। ज़रूरी है। मुझे लगता है इन आवर डेली स्केड्यूल कई बार अपने खुद के साथ समय बिताना और ताज़ी हवा में कुछ समय बिताना जो हमें खुशी का अच्छा एहसास दे सकता है। और मानसिक शक्ति के लिए मुझे लगता है कि मैं अपने साथ अपने कुछ नोट्स भी लिखती हूँ, और ताकि हम अपने मैचों से पहले भी उन्हें देखें कि मेरे भीतर क्या शक्ति है, ताकि मैं खुद को याद दिला सकूं उन क्षमताओं या बाधाओं को जिनसे मैं पहले ही गुजर चुकी हूँ। क्योंकि मानसिक रूप से ये बहुत कठिन है। जैसे मेरी खुद की यात्रा में मैं कहूँगी कि ये बहुत उतार चढ़ाव वाली रही है। पहले मैं खुद से कहती थी कि मैं उन लोगों में से एक हूँ जिसे जन्म से ही ये सुपर पावरफुल हाथ पाने का सौभाग्य मिला है। फिर बाद में जब मैंने बैडमिंटन की खोज की तो मैं अपने करियर के शिखर पर थी। मेरे पैर में ट्यूमर हो गया और मुझे वो विशेषाधिकार मिला जहाँ हर किसी ने मुझ पर शक किया कि अब पलक के लिए खेलों में करियर खत्म हो गया है या ये उसके लिए एक अंत है और वो अन्य अवसरों की तलाश कर सकती है। मैंने उससे वापसी की और हाल ही में 2025 में एशियन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में फाइनल के दौरान जब मैं पहला सेट जीत चुकी थी और दूसरे सेट और तीसरे सेट के दौरान मैं 10-8 से आगे चल रही थी और एक जंप थी और मैंने हम्म। अपना घुटना बुरी तरह से मोड़ लिया और पिछले 4 महीनों में मेरे घुटने की 2 बड़ी सर्जरी हुई है और ये फिर से एक बाधा है और मुझे अक्सर कठिन लगता है। और जब मैं कोर्ट पर जाती हूँ तो मैं रिहैब कर रही होती हूँ। मेरे सामने एथलीट कोर्ट पर खेल रहे होते हैं, इससे मुझे हताशा भी होती है, लेकिन मुझे मानसिक रूप से शांत रहना है और उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना है जो नियंत्रण में हाँ, है। हाँ। क्योंकि जो हो गया है वो अनियंत्रित है, मैं उसे नियंत्रित नहीं कर सकती या मैं इसके बारे में बार बार नहीं सोच सकती और ना ही मैं अतीत में वापस जा सकती हूँ और इसे ठीक कर सकती हूँ। ये हो गया है तो अगर मैं सोचूं कि मैं एक बिचारी हूँ या बाधाएं एक हिस्सा है और अब मैं नहीं कर पाऊंगी, सो जितने भी अवसर होंगे वो मैं कर ही नहीं पाऊंगी। सही कहा। तो अगर मैं उस जज़्बे के साथ देखूं कि मैंने अब जो शुरू किया है, मैंने छोटे-छोटे लक्ष्यों पर काम करना शुरू कर दिया है। मेरा लक्ष्य क्या है? हमारे पास एक प्लान है। मैं भाग्यशाली हूँ कि यहाँ लखनऊ में सबसे अच्छे डॉक्टर्स हैं। मैंने एसजीपीजीआई से ऑपरेशन कराया है, तो मेरे डॉक्टर और मेरे कोच ने मेरे रिहैब के लिए एक प्लान बनाई है। तो मेरा फोकस रिहैब के हर एक सेशन पर ध्यान केंद्रित करना है कि मैं वो अच्छा करूँ और मैं वो सर्वश्रेष्ठ करूँ। तो इवेंचुअली जब मैं रोजाना हर सेशन में अपना सर्वश्रेष्ठ करूंगी तो निश्चित रूप से मुझे आगे बड़ी जीतों के साथ वापस लाएगा और अधिक मजबूती से वापसी जी हाँ, कराएगा। जी हाँ, सही। ये सिर्फ ये सोचने के बारे में नहीं है कि कब रिजल्ट आएगा। हम रिजल्ट्स पे सोचेंगे तो ये हम पर दबाव देता है, ये मानसिक रूप से आपको निराश करता है कि मेरा ये टैगलाइन है या मेरा ये टारगेट है, इस डेट को मुझे कोर्ट पर आना है, तो वो तारीख मुझ पर दबाव डालेगी। उस दबाव के साथ जो टाइम पीरियड मेरे पास बचा है, कुछ दिनों में शायद अपना बेस्ट मैं ना दे पाऊँ। उस दबाव के कारण जो मैं अपने दिमाग पर डालूंगी, तो छोटे-छोटे लक्ष्यों में अपना सर्वश्रेष्ठ देना बेहतर है। इवेंचुअली सर्वश्रेष्ठ भविष्य में बड़ी जीतों के साथ जुड़ जाएंगे। बहुत बढ़िया, ये सुनकर अच्छा लगा। और आपने ये भी बताया था कि कुछ स्थितियां अनियंत्रित होती हैं और ये है कि आप शांत रहकर उन स्थितियों के दौरान कैसे कैसे काम रहती हैं। और जब जीवन आपको इस तरह की चुनौतियों से मारता है तो हार मानने के बजाय आपने जो किया वो मूल रूप से छोटे छोटे लक्ष्यों को तय करना था और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करना था, जो आपको भविष्य में एक बड़ी, मैं कहूँगा, मान्यता या बड़ी जीत की ओर ले जाता है। और आप जानती हैं पलक, जब हम बात करते हैं कि पैरालंपिक निश्चित रूप से बहुत छोटा मंच नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़ा मंच है और आपकी क्षमता वाले एथलीट के साथ आप हमेशा सुर्खियों में रहती। मुझे बताइए, जब आप किसी बड़े मैच के लिए जाती है, ठीक है, तो आप उस समय शांत
कैसे रहती हैं? और आपको तो पता ही है कि आप एक बड़े मैच की ओर बढ़ रही हैं और आप सुर्खियों में रहने वाली हैं, जैसा कि आपने फाइनल के बारे में बताया है ना? आप मानसिक रूप से खुद को कैसे शांत करती है कि ये एक बड़ा मैच होने वाला है? तो उस समय आपके दिमाग में क्या चलता है? आई थिंक ये सब छोटी-छोटी चीज़ों की तरह है। ज़रूर से हमारे देश के लाखों लोगों की ओर से वहाँ प्रतिनिधित्व करना और उच्चतम कार्यक्रमों में मंच पर उस तिरंगे को ऊँचा लहराते देखना हमेशा एक आशीर्वाद होता है। इसलिए मैं वहाँ होने के लिए खुद को बहुत आभारी महसूस करती हूँ और हर मैच से पहले ये केवल कुछ विरोधियों के साथ कुछ रणनीतियों के बारे में होता है जिनके साथ मैं खेलूँगी। तो हम कुछ योजनाएँ बनाते हैं क्योंकि हर प्रसिद्धि के साथ एक ही योजना काम नहीं करती। तो हमें और कभी-कभी हमने एक प्लान ए बनाया है लेकिन वो स्थिति में काम नहीं कर रहा है तो हमें अचानक प्लान बी या सी या कभी-कभी हमारे पास मौजूद आखिरी प्लान पर शिफ्ट होना पड़ता है, जिसके लिए हमें हर स्थिति में आश्वस्त रहने की आवश्यकता है। तो कई बार हमारे खेलों के दौरान ड्रिफ्ट्स होते हैं, लाइटिंग या फर्श और सब कुछ के साथ बहुत सारी चिंताएँ होती हैं लेकिन वो सभी के लिए होती है। तो ये सोचने के बजाय कि ऐसा क्यों है, हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि इसे कैसे अडॉप्ट किया जाए और उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कैसे किया जाए। और निश्चित रूप से फाइनल और सब उस दिन प्रवेश करना और पूरे सप्ताह खेलना और आखिरी मैच में प्रवेश करना हमेशा सबसे अच्छा एहसास होता है, जो आपको परिभाषित करेगा कि आपको चैंपियन का खिताब मिलता है या आप रनर अप हैं। तो ये उस दिन की मुख्य बात है और उसके लिए तैयार होना, परिस्थितियों का आदी होना और क्योंकि वो आखिरी मैच है और आपने और आपके प्रतिद्वंदी दोनों ने पिछले सप्ताह पूरे टूर्नामेंट में बहुत सारे मैच खेले हैं और अब ये रिपोर्ट कार्ड की अंतिम परीक्षा है कि कौन प्रथम है और कौन द्वितीय। रिपोर्ट कार्ड देखते हैं कौन फर्स्ट है और कौन सेकंड। हाँ, निश्चित रूप से दबाव है और खुद के लिए बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन हाँ, पीछे मुड़कर देखना और बस खुद को शांत रखना। वार्म अप करते समय मैं अपने 1 या 2 पसंदीदा गाने सुनती हूँ, तो इससे मुझे शांत रहने और संयमित रहने में मदद मिलती है और मैं बस सोचती हूँ कि फाइनल का दबाव या ऐसा कुछ ना लूँ। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूँगी और मुझे परिणामों के बारे में नहीं सोचना है। ये बस मैं हूँ। जब मैं मैच के बाद आईने में देखूं तो मुझे केवल यही कहना चाहिए कि मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। बहुत बढ़िया। आई शुड नॉट रिग्रेट हाँ, कि मैं ये कर सकती थी या मैं वो कर सकती थी पर मैंने नहीं किया या मैंने प्रेशर लिया। परिणाम जो भी है मैं स्वीकार करूंगी लेकिन मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगी। बिल्कुल सही। तो मुझे लगता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी तरह हम टूर्नामेंट खेलते रहे हैं। हर टूर्नामेंट एक सीख है और हाल ही में मेरे पिछले टूर्नामेंट में जहाँ मैं फाइनल के दौरान घायल हो गई थी, मैंने पहली जंप ली। जब मैंने अपना घुटना मोड़ा, उसके बाद मुझे पता था कि कहीं न कहीं मैच मेरे हाथ से फिसल गया है। लेकिन सर ने मुझसे पूछा, "क्या तुम फिर से कोशिश करना चाहती हो?" तो मैं खड़ी हुई और मैंने कोशिश की। मैंने एक पॉइंट लिया, फिर हुँ। अगले पॉइंट पर मैं फिर गई और मैंने फिर ओह! से अपना घुटना मोड़ लिया। वो दूसरा पल था जब मेरी हुँ, आँखों हुँ। में आँसू थे। उस दर्द के कारण नहीं जो मैं झेल रही थी बल्कि मेरी आँखों में आँसू इसलिए थे क्योंकि मुझे पता था कि अब मेरा शरीर मुझे अगला शॉट खेलने की अनुमति नहीं देगा और इवेंचुअली मुझे मैच से रिटायर होना पड़ा। एंड इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। और क्योंकि अपने मैच से रिटायर होना मुश्किल होता है और जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहते हैं लेकिन सिचुएशन के लिए अनकंट्रोलेबल सिचुएशन के लिए आप अपना अनकंट्रोलेबल सर्वश्रेष्ठ सिचुएशंस। नहीं हाँ, दे हाँ, हाँ। सकते तो आपको इसे स्वीकार करने की ज़रूरत है। मैं बहुत निराश थी लेकिन फिर सर ने मुझसे एक बात कही कि तुम्हें आभारी होना चाहिए। अगर ये तुम्हारा पहला मैच होता तो तुमने क्या किया होता। पहला राउंड, ये एक बड़ा इवेंट है, ये 4 साल में एक बार होता है और तुमने फाइनल खेला है और उस दौरान तुम घायल हो गई। हाँ, घायल होना और इस तरह की बड़ी चोट लगना डिसअपॉइंटिंग है लेकिन ये किसी भी समय हो सकता है। किसी भी समय, एक छोटे किसी टूर्नामेंट भी में वक़्त, या हाँ। कहीं और जिससे मैं बहुत बड़ा इवेंट नहीं खेल पाती। इसलिए मुझे आभारी होना चाहिए और मुझे बस रिहैब के बारे में सोचने की ज़रूरत है
और हम आगे किस तरह की कार्यवाही कर सकते हैं, और बस उन चीज़ों पर काम करना है जिन्हें हम समझ सकते हैं और अधिक मजबूती से वापसी कर सकते हैं। हाँ, आपने सही कहा पलक। आप हमेशा उस चीज के लिए आभारी रहें जो आपने हासिल किया है, और अगर जीवन आपके सामने मुश्किलें फेंकता है तो हमेशा योजना बनाएं और वापस आएं। और मुझे आपके शब्द बहुत पसंद आए जो आपने बताए कि अगर आपका प्लान ए काम नहीं करता है तो हमेशा प्लान बी के साथ तैयार रहे, लेकिन कोशिश करने में कभी हार ना माने। आपने अभी बताया कि शांत रहने के लिए आप अपने पसंदीदा गाने सुनना पसंद करती है। आपके पसंदीदा गाने कौन से हैं? और मैं आपको हमारे लिए गुनगुनाने के लिए कहूंगा, ओके? आपको गाना पड़ेगा हमारे लिए। नहीं, मैं इतनी अच्छी मैं गायिका मैं मैं नहीं साथ हूँ। गाऊंगा आपके, कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि 2-3 गाने जो मुझे ठीक है। सही में पसंद है। एक वो गाना है जब मेरी ट्यूमर सर्जरी हुई थी और मैं उस गाने को बहुत सुनती थी। वो उस फ़िल्म से है जीतने के लिए, हम्म। और वो मेरे लिए बहुत ही दिल को छू लेने वाला गाना है। वो गाना कौन सा है? अ, गुनगुनाइए ना, थोड़ा सा गाइए हमारे लिए। कम ऑन पलक। मैं एक अच्छी सिंगर नहीं हूँ। ठीक है, कौन सा गाना है वो, देखते तो हैं। इसका नाम है जीतने के लिए, और आजकल मेरी प्लेलिस्ट में है। जिगरा का टाइटल ट्रैक टॉप लिस्ट में है। ठीक है। ठीक हाँ, है। तो ये सब स्पोर्ट्स गाने और उन पलों की तरह है जब आप जानते हैं, जैसे आपने कहा कि जीवन हम पर मुश्किलें फेंकता है लेकिन हमें हमेशा मजबूत होकर वापसी करनी होती है। तो वो कुछ गाने हैं जो बहुत अधिक एक्साइटेड नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो धीमी टोन से सफलता और कुछ चीज़ों में बदल गए हैं। बढ़िया। तो पलक, हर आप जानते हैं कि आप एक चैंपियन है, और हर चैंपियन के पास वो विशेष पल होता है जब उनकी पूरी तरह से परीक्षा ली जाती है। क्या आपने अपने जीवन में या अपने करियर में उस विशेष पल का सामना किया है जहां शारीरिक या मानसिक रूप से आपको लगा कि बस ये असंभव है, मैं इससे आगे नहीं जा सकती? और अगर आपने उस पल का सामना किया तो आपने उस पल को कैसे पार किया? दरअसल मुझे लगता है कि मैंने उन पलों का बार-बार सामना किया है, क्योंकि जब मुझे हम्म। बैडमिंटन के बारे में नहीं पता था तो मैं कभी इतनी शुक्रगुज़ार या इतनी आभारी नहीं थी। मेरे पास हमेशा भगवान से ये सवाल था कि मैं हम्म। ही क्यों? और वो मैं ही क्यों तब बदल गया जब मैं बैडमिंटन में आई और जब मुझे उद्देश्य मिला। लेकिन उससे पहले मुझे हमेशा ये विचार आता था कि मुझे ही ये भूमिका निभाने के लिए क्यों मिली, क्योंकि मैं एक ऐसे स्कूल में थी जहाँ केवल मैं ही अलग थी और मुझे बहुत से लोगों से ताने सुनने को मिलते थे। तो उससे मुझे लगता था, अरे मैं ही क्यों जैसा कुछ। और बाद में जब मैंने पैरा स्पोर्ट्स में अपना करियर शुरू किया और टोक्यो पैरालंपिक और एशियन पैरा यूथ गेम्स और हर जगह होने के नाते मैं अपने करियर के शिखर पर थी जब मेरे पैर में ट्यूमर हो गया। मुझे लगता है हम्म। कि वो एक बड़ा महत्वपूर्ण मोड़ था, और ये बहुत अलग तरह का एहसास होता है जब आपके आसपास के लोग कह रहे होते हैं और आप उनसे सुन रहे होते हैं कि अब तो इसका करियर ख़त्म, या आप जानते हैं कि डॉक्टर इतने आश्वस्त नहीं थे कि मैं कोर्ट पर वापस आ सकूं, या वे मुझे एलीट लेवल पर फिर से खेलने का आश्वासन दे सकें। तो मुझे लगता है कि वो केवल एक पल नहीं था जहां मेरी शारीरिक शक्ति का परीक्षण किया गया था, ये मानसिक शक्ति का बहुत अधिक परीक्षण था। मैं लखनऊ में ही रही, मैंने फिर से परिवार से दूर रहना चुना और बस काम करती रही। मैंने काम किया, मैंने अपने ऊपरी शरीर, अपने कोर और शरीर के अन्य क्षेत्रों पर काम करना शुरू कर दिया, उस ट्यूमर वाले पैर को छोड़कर, ताकि इवेंचुअली जब मैं वापसी करूं तो अन्य चीज़ें काफ़ी मजबूत हो और मैं खुद को संतुष्ट महसूस करूं, और आप जानते हैं मैं खुद को और अधिक मजबूत महसूस करूं। आई थिंक वो एक टफ फेज़ था, और मुझे लगता है कि हाल ही में पिछले 4 महीनों में 2 बड़ी सर्जरी से गुजरना, उसके बाद अपने शरीर पर फिर से भरोसा करना बहुत चैलेंजिंग है। क्योंकि हम्म। उसके कारण मेरे चलने का तरीका, मेरी चाल खराब हो गई है, मैं उस पर पूरा भार नहीं डाल सकती, और क्योंकि घुटनों में चोट उसी पैर में है जिसमें ट्यूमर था, इसलिए इसने मेरी रिकवरी को थोड़ा और जटिल बना दिया है। तो वो रेंज और शुरुआत में जो अन्य एथलीटों के लिए पहले प्राप्त करना आसान होता है, वो तुलनात्मक रूप से मेरे लिए अधिक कठिन है। कभी-कभी आपको संदेह महसूस होता है, अरे हो पाएगा कि नहीं, या आप जानते हैं कि कैसे होगा,
आप अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कई बार हर दिन आप अपने 10 में से 10 पर नहीं होते हैं। कभी-कभी मेरे लिए भी ऐसे दिन होते हैं जब मैं अपना सर्वश्रेष्ठ महसूस नहीं करती। सर ने मेरी नोटबुक में मेरे लिए एक चार्ट बनाया, तो उन्होंने मुझे एक तरफ लिखने के लिए कहा कि मेरे जीवन में मेरे पास क्या परमानेंट चीज़ें हैं और मेरे जीवन में मेरे पास क्या टेम्परेरी चीज़ें हैं। हम्म। तो जब मैंने उन चीज़ों को सूचीबद्ध किया, तो मुझे नहीं पता था कि उन्होंने मुझे ऐसा करने के लिए क्यों कहा है। मैंने किया। मेरे परमानेंट चीज़ों में और जो चीज़ें मेरे पास हैं, मेरा परिवार, मेरे समर्थक और हर कोई, और जो उपलब्धियाँ मैंने हासिल की है, और जब मैंने टेम्परेरी चरण को देखा तो वो बस चोट थी और कुछ बहुत बिल्कुल। ही 2-3 चीज़ें थी, टेम्परेरी थी। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि क्या तुम्हें एहसास भी है कि तुम उन टेम्पररी चीज़ों की वजह से डिप्रेशन में जा रही हो, बहुत कठिन सोच रही हो, जो कि इवेंचुअली आज नहीं तो कल ठीक बिल्कुल। होना ही है, अगर तुम अपना हाँ। सर्वश्रेष्ठ दे रही हो। तो तुम्हें बस अपना सर्वश्रेष्ठ देने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। ये तुम्हारी मदद करेगा। जो तुम्हें लगता है कि मैंने भी इन सभी कठिन परिस्थितियों से मानसिक शक्ति प्राप्त की है, और आई थिंक चोटें और उस ट्यूमर का वो चरण, और हाँ, ये बस टेम्पररी टेम्परेरी। था। और मैंने बस सही चीज़ को आगे बढ़ाया, और मैंने खुद को मानसिक रूप से मजबूत रखा कि मैं बस खुद को अपने अगले बड़े लक्ष्य के लिए केंद्रित रखूं। ये मेरा टारगेट है। मेरा टारगेट है LA 2028। तो निश्चित हम्म। रूप से मुझे उसके लिए देखना होगा। मुझे पैनिक नहीं करना है कि मैं आज ही ठीक हो जाऊं या आज ही रनिंग स्टार्ट कर दूं। शरीर को ठीक होने के लिए समय चाहिए, इसलिए हमें उसे ठीक होने का समय देने की आवश्यकता है। लेकिन इसके साथ ही मैं ध्यान केंद्रित कर सकती हूँ कि वो हीलिंग के साथ साथ पॉजिटिव वो कौन माइंडसेट। से क्षेत्र हैं जिन पर मैं और काम कर सकती हूँ। पॉजिटिव माइंडसेट, ये कहना आसान है मैं कहूँगी, लेकिन उन कठिन परिस्थितियों में खुद पर लागू करना मुश्किल है। लेकिन इवेंचुअली आई थिंक वे सभी चीज़ें आपको और अधिक मजबूत बना देती है। मैंने उस ट्यूमर से बाहर निकलने के उस कठिन दौर को पार कर लिया है, दैट अनसर्टेनिटी, और मैं फिर से अपने शिखर पर आई, और ना केवल उस स्तर पर जो मैंने खेला, बल्कि उससे कहीं उच्च स्तर पर जो मैंने खेला। आज मैं अपने सिंगल्स में दुनिया की तीसरे नंबर की खिलाड़ी हूँ, और फिर से मुझे और अधिक मानसिक रूप से बहुत बढ़िया, मजबूत बढ़िया। बनाने के लिए एक चुनौती है, जो आई थिंक आने वाली उपलब्धियों के लिए मुझे मिलेगी। उन छोटे-छोटे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। मैं अपने दिमाग को और शरीर को नियंत्रित करके अच्छी चीज़ें कर बहुत सकती अच्छे। हूँ। तो पलक, आप जानती है कि आप सिर्फ एक एथलीट ही नहीं है, आप बदलाव के लिए एक आवाज भी है। ठीक है। पैरालंपिक, या जिसे आप सुपर एबिलिटीज कहती है, उसके बारे में बदलाव लाने में आपको क्या लगता है कि आप क्या भूमिका निभा सकती है? ठीक है। हम उन्हें विकलांगता नहीं कहेंगे, ये सुपर एबिलिटीज हैं जो आपके पास हैं। ठीक है। आपको क्या लगता है कि पैरालंपिक या आपके पास मौजूद सुपर एबिलिटीज जैसी इन कुछ चीजों के बारे में, उन गलत फहमियों को बदलने में आप वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं? ये केवल मैं नहीं हूँ जो उच्चतम स्तर पर अपना और देश का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। मैं बहुत से लोगों के सपनों का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, जो आज मेरी ओर देखते हैं कि कैसे लोगों का, जैसे सुपर एबिलिटी के प्रति बहुत से लोगों का नज़रिया बदल गया है। और जैसे हाल ही में इंस्टाग्राम पर मुझे 2-3 अजनबियों से संदेश मिले, और उन्होंने मुझे एक बच्ची की तस्वीर साझा की जिसका मेरे जैसा ही सुपर हैंड था। बस इतना है कि मेरा बायां हाथ सुपर हैंड है और उसका दाहिना हाथ सुपर हैंड है। तो वो टेक्स्ट कर रहे थे कि मैम, आप हमारे लिए एक प्रेरणा हैं, और मुझे उम्मीद है कि मेरी बेटी आने वाले भविष्य में आपकी तरह ज़रूर कुछ बनेगी। तो मुझे लगता है कि मेरे जैसे एथलीटों की इतनी सारी कहानियों के साथ, और इतने सारे एथलीट जो इतने उच्च स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए गेम चेंजर और वॉइस चेंजर बन गए हैं, और मेरे माध्यम से मुझे लगता है कि निश्चित रूप से समाज को वापस देना मेरा नैतिक कर्तव्य है। और जैसा कि मैंने बताया कि दुनिया को रातों रात नहीं बदला जा हाँ। सकता है, लेकिन निश्चित रूप से छोटे-छोटे कार्य और जो भी योगदान है, मैं इसका हिस्सा बन सकती हूँ, और ताकि लोग मुझे देखें, उन्हें भी लगे कि आप जानते हैं कि अगर हम सपने देख सकते हैं, और जैसे अगर मैं बाधाओं को तोड़ रही हूँ कि क्या संभव है,
तो वो एक प्रेरणा के रूप में मेरी ओर देख सकते हैं और वो भी अपने लक्ष्यों की दिशा में काम करना शुरू कर सकते हैं और वो जानते हैं कि उनके पास जो शक्ति है वो उसे खोज सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस क्षण हम सभी व्यक्ति खुद को महसूस करते हैं कि हम ये कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि वो सही समय है जब हम इवेंचुअली कुछ कर सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक रूप में हमें 50 लोग या 100 लोग या जितने भी लोग बोल रहे हों कि आप में ये स्पार्क है, आप कर सकते हैं। जब तक कि हम व्यक्तिगत रूप से महसूस नहीं करते कि हम ये टास्क पूरा कर सकते हैं या हम ये एरिया में टॉप कर सकते हैं या हमारे गोल्स हम ये अटेन कर सकते हैं, कोई और आकर नहीं ये करेगा। आपका आत्मविश्वास है, आपका कॉन्फिडेंस। जी, मेरा कॉन्फिडेंस है। मुझे लगता है कि इनर इंस्टिंक्ट की मुझे करना है और वो आपको वो काम करने के लिए और अधिक शक्ति देता है। तो आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बढ़िया। तो अब चलिए गियर शिफ्ट करते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा स्विच गियर्स, मैं कहता हूँ पावर शॉट्स की तरफ चलते हैं, जैसे कि बैडमिंटन में होता है। तो मैं आपको कुछ रैपिड क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है? तैयार रहिए और हम देखेंगे पलक का मजेदार साइड और कह सकते हैं लाइटर साइड। तो आप तैयार हो इसके लिए? चलिए फिर शुरू करते हैं। ओके, ऐसी कौन सी चीज है आपके बारे में जो लोगों को जानकर हैरानी हो सकती? दैट आई लव टू डांस। क्या सच में? हाँ, मुझे डांस करना अच्छा लगता है। एक खाली कमरे में सामने मिरर हो और मैं डांस करती हूँ। बहुत बढ़िया। कोई पर्टिकुलर डांस स्टाइल है या बस फ्री फॉर्म? आई थिंक इट्स फ्री फॉर्म, वाइल्ड, एनी वाइल्ड। डांस। हाँ, कुछ भी। मतलब कोई भी ट्रेंडिंग सॉन्ग जो आ रही है, आजकल जो रील्स पे आ रही है, सोशल मीडिया पर आ रही है, बस मैं वही ट्राई करती रहती हूँ अकेले में मिरर के सामने। डरिए मत, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर आपको डांस करने नहीं कहेंगे। एक हॉबी जो आपको पसंद है? ड्राइंग, पेंटिंग, कुछ इसी तरह की चीज़ें। बस कलरिंग, हाँ, कुछ कलरफुल सी चीज़ें। तो किस तरह के ड्राइंग्स आपको पसंद है? स्टैग या ह्यूमन बीइंग्स, नेचर, ऑब्जेक्ट्स, और क्या एंजॉय करते मैं हैं? कोई ड्राइंग की आर्टिस्ट नहीं हूँ। आई मीन सेशंस के शेड्यूल में जो प्लान्स होते हैं वो मुझे अच्छा लगता है कि मैं उन्हें बहुत क्रिएटिव मैनर में बनाऊँ। मैं उन्हें ड्रॉ करना पसंद करती हूँ विद सम एरोज़ और कुछ डेकोरेटिव सी चीज़ें लगा देती हूँ मेरे घर के वॉल पर। मेरे रूम के वॉल पर कुछ हैंडमेड और सेल्फ मेड अफ़र्मेशंस लगे हैं। कुछ कैनवस पेंटिंग की तरह जिन्हें मैं देखती हूँ तो मुझे वो कुछ अच्छे अफ़र्मेशंस याद दिलाते हैं जो मेरे हार्ड डेज़ में थे। ओके, बढ़िया। एक चीज जो आपको हमेशा हंसाती है? आई थिंक ये मेरे खुद के ही ओल्ड वीडियोज़ हैं जब मैंने खेलना शुरू किया था। उस वक़्त मैं कैसी दिखती थी और उस वक़्त मैं किस तरह से चीज़ों पर रिएक्ट करती थी, ये सब मुझे हमेशा हँसाती है। मेरे ओल्डर वर्ज़न को देखकर और ये भी है कि कुछ चीज़ों को लेकर मैं कितनी टेंशन में रहती थी। वही मुझे लगता है बहुत ही फ़नी है। अगर आपके पास एक सुपर पावर होती तो वो क्या होती और क्यों? आई थिंक इट्स अ गुड क्वेश्चन। आई थिंक एक सुपर पावर जो सोसाइटी में कुछ अच्छी चीज़ें स्प्रेड करने वाली हो और ऐसा कुछ जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो और इमोशन से, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं लेकिन कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ के बारे में पीपल आर नॉट ओपन अबाउट इट। तो बस वही। सो आई थिंक कि लोगों को सिखाऊं कि कैसे उसके साथ डील की जाए। समाज की तरफ अपना योगदान देना और समाज के लोगों को मदद करना, आप इसी के बारे में कह रही। क्या कोई रीति या रिवाज है जो आप अक्सर किसी बड़े मैच के पहले फॉलो करते हैं? हर मैच से पहले मैं ईयरबड्स लगा लेती हूँ। मैं अपने साथ 2 स्पेयर ईयरबड्स रखती हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक का बैटरी डेड हो जाए या कुछ भी। मुझे गाना सुनना बहुत अच्छा लगता है और विदाउट दैट आई फील समथिंग इनकम्प्लीट इन मी। जो गाना मुझे पसंद है, जिस गाने से मुझे प्यार है, मैच से पहले मैं वही गाने सुनना पसंद करती हूँ। ये मुझे काम रखती है। तो ये हमारे दर्शकों के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है। याद रखिए कि हमेशा बैटरी को चार्ज रखें और बैटरी कभी भी खत्म हो सकती है। ठीक है, अपनी बैटरीज हमेशा चार्ज रखें। ठीक है, बढ़िया। ये बस मजाक था, इसको सीरियसली मत लीजिए दोस्तों। ओके, हाँ, तो अब हम अगर आपकी बात करें पलक, तो
आपने एक ऐसी जिंदगी जी है जिसमें आपको मेहनत, ताकत और हिम्मत भी दिखानी पड़ी है। तो अगर कोई आज आपको सुन रहा हो और वो मेंटल रेजिलियंस पर काम कर रहे हो, तो वो एक क्या चीज है जिसको उन्हें ध्यान में रखना होगा? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने आप में देखना चाहिए कि हमारे पास क्या एबिलिटीज़ है। हम और हमारे खुद के यूनिकनेस को ढूंढना चाहिए। हम सभी यूनिक हैं। यहाँ पर कोई भी परफेक्ट नहीं है। हम अपने रूप में परफेक्ट नहीं हैं। जिस तरह से हम बोलते हैं उसमें परफेक्ट नहीं हैं। हम सभी गलतियाँ करते हैं और जीवन का ये एक हिस्सा है। और आई थिंक कि अपने अंदर देखना बहुत ज़रूरी है, जो मुझे लगता है एज एन इंडिविजुअल, क्योंकि हमारे पास कई शक्तियां हैं लेकिन हम वास्तव में उन्हें नहीं खोज पाते हैं। तो हमारे पास बहुत कठिन परिस्थितियों से निपटने की ताकत है, लेकिन जब तक कोई हर्डल्स ना आए, कोई चैलेंज ना आए, तो हमें हमारी स्ट्रेंथ भी रिवील नहीं होती। सो वो सब एक पार्ट है लाइफ की। लाइफ एक रोलर कोस्टर है और हर दिन ऐसा दिन नहीं होता जहां हम अपना सर्वश्रेष्ठ महसूस करते हैं। ऐसे भी दिन होते हैं जहां मैं भी लो महसूस करती हूँ, और ऐसे दिन भी होते हैं जब मुझे भी लगता है कि अब नहीं होगा या अब कैसे होगा। लेकिन वापसी करना इम्पोर्टेंट है और हार नहीं मानना कि अब नहीं होगा। तो ये अपने आप पर काम करने, अपने साथ समय बिताने के बारे में अधिक है, और कई बार बस चिल करना भी ठीक है, ब्रेक लेना भी ठीक है। और कई बार जब हमारे पास कठिन सेशंस होते हैं और जब मुझे लगता है कि मेरा शरीर बहुत थक गया है, तो मुझे ब्रेक की ज़रूरत होती है। कई बार मैं ब्रेक लेती भी हूँ। तो क्या आप चीटिंग भी करती हैं, जैसे खाने में या किसी और में? हाँ। नॉट सो रेगुलरली, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हर समय सख्त आहार या हर समय लक्ष्य, टारगेट, ये बहुत अधिक हो जाता है। तो कभी-कभी एक ब्रेक के साथ द न्यू रीस्टार्ट इट्स आल्सो मोर गुड। तो मुझे लगता है कि ये ब्रेक किसी न किसी तरह से निश्चित रूप से आवश्यक है, और मैं भी ब्रेक लेती हूँ, और मुझे जो भी चीज़ खुशी देती है वो करना पसंद करती हूँ। चाहे वो ब्रेक लेना हो, दोस्तों के साथ बाहर जाना हो, अपने घर जाना हो, एक दिन बाहर बिताना हो, अपना पसंदीदा खाना खाना हो, या अपनी पसंदीदा चीज़ करना हो जो मुझे पसंद है तो। रियली? कोई फेवरेट फूड है? क्या आपका फेवरेट फूड? मुझे तंदूरी मोमोज़ पसंद आपको है। क्या पसंद है? तंदूरी मोमोज़। तंदूरी हाँ। मोमोज। ओके, 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 ओके। तो पलक, बहुत सारे लोग हैं जो इस दुनिया में खुद को अनदेखा महसूस करते हैं, या जिनको अंडर एस्टिमेट किया जाता है। ओके, हाँ, जिनको असल में अपनी खुद की पावर का अंदाजा नहीं है, खुद की पावर का। ऐसे लोगों को आप कौन सा संदेश है जो आप देना चाहेंगी? आई थिंक सबसे पहले हमें ये सोचना बंद कर देना चाहिए कि हम बेचारे हैं, या मैं कहूँगी, जैसे अगर मैंने सोचा होता कि मैं एक बेचारी हूँ, या मैंने अपने साथ वाले लोगों पर अधिक ध्यान दिया होता जो मुझे ताने मार रहे थे या कह रहे थे कि, और उनके शब्दों पर अपना ध्यान लगाती। जैसे मैंने बहुत सी बातें सुनी हैं कि भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे, और कुछ टैगलाइन और सब जो लोग अभी भी कहते हैं, कंपैरेटिवली कम, लेकिन फिर भी अलग-अलग मीडिया से सुनते हैं। तो ये बस उन पर ध्यान ना देना है, बस अपने जुनून का पालन करें, खोजें कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, क्योंकि इवेंचुअली राय देने वाले लोग बहुत मिलेंगे, सलाह देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन हमें जो करना है वो हमें डिसाइड करना है। लोग बोलेंगे कि यार तुम, जैसे लोगों ने मुझसे कहा, बहुत से टीचर्स ने मुझसे कहा कि एक लड़की के रूप में विकलांगता होना, जिसके बारे में हमारा समाज कहता है कि ऐसे सवाल है कि कल को तुमसे शादी कौन करेगा। तो वो अच्छी पढ़ाई करने के लिए कहते हैं, हैंडीकैप कोटा ले लो, एक अच्छा जॉब ले लो, अपना लाइफ सेल्फ सिक्योर कर लो। बट रादर देन वो एक लिमिटेशन के तौर पे हम सोचेंगे, तो हम उतना ही सोचेंगे। बट इफ़ वी टेक इट एंड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स कि अरे यार वो कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? कहीं जाना है, कुछ ड्रेसअप करना है, कोई टास्क परफॉर्म करना है, हर चीज़ हर तरीके से आवश्यक नहीं है। तो उसको कैसे टैकल करना है इज़ द मेन थिंग। और अगर मेरे जीवन में मैंने अधिक ध्यान दिया होता, और मैं भी सोचती कि अरे यार मुझसे नहीं होगा, तो कोई कितनी भी कोशिश कर ले वो मुझसे नहीं होगा।
तो मुझे खोजने की ज़रूरत है, मुझे वहाँ मौजूद लोगों की ओर देखने की ज़रूरत है। अब बहुत सारे कार्यक्रम हैं, बहुत सारे उद्यमी हैं, बहुत सारे एथलीट हैं और अलग-अलग सुपर एबिलिटीज़ वाले बहुत सारे लोग हैं, जो हर स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। इट्स जस्ट नॉट पैरा स्पोर्ट्स, हर लेवल पे। बिग-बिग कंपनीज़ दे आर ओनिंग। विकास और युग में बहुत बदलाव है और वो लोग एक उदाहरण हैं कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो आई थिंक मैंने आगे देखा, मैंने इस क्षेत्र में प्रवेश किया, मुझे एक उद्देश्य मिला। इसी तरह अगर किसी के लिए पैरा स्पोर्ट्स ना हो तो देयर आर मल्टीपल एरियाज़ वेयर दे कैन एक्सेल। इट्स द मोमेंट हम खुद सेल्फ रियलाइज़ करें और हम किस थॉट पे अटेंशन दें, दैट मैटर्स। हमें पॉजिटिव सोचना है तो वही होगा, नेगेटिव सोचना है तो भी वही होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। सारा कुछ मेंटल खेल होता है। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होगा। तो पलक, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपसे बात करके खुशी हुई बहुत। आपकी ताकत की कहानी सुनकर, आपकी मेहनत की कहानी सुनकर और आपके हिम्मत की कहानी सुनकर, और आप सच में इन तीनों मायनों में एक साक्षात उदाहरण है। और कभी भी गिव अप नहीं करना है, ओके? खुद में विश्वास रखना है और सच्चा रहना है। सो थैंक यू पलक, एंड मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं मेरी तरफ से और व्यूअर्स की तरफ से। आपके अगले टूर्नामेंट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ओलंपिक्स के लिए भी जो 2028 में होंगी लॉस एंजलिस में। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। पलक का सफर सिर्फ मेडल्स और रिकॉर्ड्स के बारे में नहीं, ये है मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ने की, अपने लक्ष्य पर तब टिका रहना जब कोई ना देख रहा हो, खुद पे विश्वास रखना जब कोई विश्वास ना करे। पलक ने एक चैंपियन होना रीडिफाइन कर रखा है, और वो भी सिर्फ कोर्ट पर नहीं, पर असल जिंदगी में भी। सारे दायरे तोड़ने से लेकर एक स्थिर भविष्य पर काम करने तक भारतीय खेल में पलक एक आवाज बन चुकी है रेजिलियंस की, एक मकसद की और धैर्य और साहस की। और उसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं पलक। और जो भी हमें सुन रहे हैं, अगर आप कुछ सीखना चाह रहे हैं तो आप ये सीखें, और वो है कि आपका पावर आपको बाहर नहीं ढूंढना चाहिए, वो आपके अंदर ही है। खुद के बल पे कुछ कीजिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपनी बेस्ट लाइफ जीते रहिए। और अगर इस बातचीत से आपको प्रोत्साहन मिला, आपको हौसला मिला और आपका ध्यान खींच लिया, तो इसे शेयर कीजिए किसी जरूरतमंद के साथ। सब्सक्राइब कीजिए, रिव्यू दीजिए हमें, और हमें दोबारा मिलिए अगली बार ऑन लिव योर बेस्ट लाइफ अनस्क्रिप्टेड, क्योंकि ये सफर तो बस अभी शुरू हुआ है।